नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं नीरू धामा स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल धामा अकेडमी पर। और आज हम लोग इंडस्ट्रियल यूनिट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। क्या ग्रोथ रेट है, क्या इसका रोल है इंडियन इकोनॉमी में, क्या फेजेस थे, क्या डाउन टर्न, क्या अपग्रेडेशन, सब कुछ आज डिटेल में करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के करते हैं शुरुआत। क्या क्या चीजें आज इस वीडियो में कवर होने वाली हैं उसको थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। कि सबसे पहला इसमें हम आपके रोल पढ़ेंगे, रोल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके साथ साथ इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया, इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट इन इंडिया, चैलेंजेस फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब आज हम इस एक वीडियो में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग लेट्स स्टडी व्हाट एक्चुअली दिस इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज ऑल अबाउट। जब हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करते हैं, जब हम इंडस्ट्रियल प्लान की बात करते हैं, इवोल्यूशन की बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो कि हमारे इंडियन इकोनॉमी से डायरेक्टली लिंक्ड है। पर क्या है ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी? तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी कॉम्बिनेशन है उन सारी पॉलिसीज का जो गवर्नमेंट, एक देश की गवर्नमेंट अपने इंडस्ट्रीज, जो उस देश की इंडस्ट्रीज हैं उनको रेगुलेट करने के लिए बनाती है। दीज आर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी। सो इफ we would go by the definition, then we can see that it is a combination of all government regulations aimed at regulating and controlling control of industrial activities in India. किस तरह की एक्टिविटीज इंडिया में हो रही हैं उन सबको कंट्रोल करने के लिए जितनी भी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं उनका नाम है इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया। क्या जरूरत है? तो सबसे पहली जरूरत इसमें आती है कि प्राइवेट सेक्टर की बहुत लिमिटेड कैपेसिटी है। हमको पता है कि वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए देयर मस्ट बी सम सेंट्रलाइज्ड पावर इन द इकोनॉमी which can monitor them and which can monitor their activities as well. Further, to regulate the private sector, that we know, and the very important thing is regulation of foreign sector. हमें पता है एफडीआई बहुत ज्यादा होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में बढ़ती जा रही है, लेकिन उसको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए या कैसे रेगुलेट किया जाए कि चीजें फिर से वो गलत तरीके से ना चली जाए, या फॉरेन का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हमारे भारत पर ना हो। तो इसके लिए इसको रेगुलेट करना बहुत जरूरी होता है। So this is all about the industrial policy. Now, what is the major factors or what are the major points in the industrial framework we could say, और industrial policies framework? तो इसमें जो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं वो है, पहला आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। मतलब कोई भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो मेजरली तीन चीजों पे बहुत ध्यान रखती है, पहला आपकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होनी चाहिए, दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और तीसरा है आपकी इनोवेशन। तो क्या चीजें बताई? पहला, एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब बनती है तो उसमें इन तीन चीजों को बहुत मद्देनजर रखा जाता है। पहली है आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दूसरा है आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और तीसरा है आपका इनोवेशन। फर्दर, अब जो इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन है उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी बहुत क्रूशियल रोल दिया गया है, और ये एक यू कैन से फ्यूचर ऑफ इंडिया है। इवन इट इज वेरी मच प्रेवलेंट इन द प्रेजेंट सिनेरियो कि हम देख रहे हैं हर सेक्टर में कहीं ना कहीं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो रही है, जहां पे सेंट्रल का भी रोल आ रहा है और साथ साथ प्राइवेट सेक्टर का भी रोल उतना ही इक्वल है। 1991 के रोल को तो हम इंडस्ट्रियल में भूल ही नहीं सकते कि 1991 का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था उसको हम इंडस्ट्रियल रिफॉर्म के नाम से भी कई बार बुला लेते हैं। लेकिन क्यों, क्या कारण है? कारण है क्योंकि 1991 में यहाँ पर एक पॉलिसी आई थी विच वॉज द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और ये तीनों पॉलिसीज यू कैन सी द लिबरलाइजेशन विच वॉज द लाइसेंसिंग को हटाना, प्राइवेटाइजेशन जो पब्लिक सेक्टर के डोमिनेंट को खत्म करना, और ग्लोबलाइजेशन जो कि बैरियर्स को खत्म कर रहा है, किसी भी देश को दूसरे देश से जोड़ने के जितने भी बैरियर्स हैं उन सबको हटाया जा रहा है। तो ये तीनों ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक है हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर से। तो बाय इनोवेटिंग, बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, you can say the Indian economy was opened up and attract the very good amount of foreign investment, and also which help in improving the growth and fostering the growth of private sector industries as well. तो 1991 का हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ में तो बहुत बड़ा रोल है। और इसके साथ साथ कुछ की ड्राइवर्स हैं या की फैक्टर्स हैं जिनको हम अब एनालाइज करेंगे, क्या हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ में मेजर फैक्टर्स रहे। उससे पहले समझने की जरूरत है, जब हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ को समझेंगे या इंडस्ट्रियल फेजेस को पढ़ने वाले हैं उससे पहले ये समझते हैं कि 1947 के भारत की क्या स्थिति थी जब इंडिपेंडेंस हमको मिल गई। उसके बाद आप बस आपको आइज क्लोज करनी है और इमेजिन करना है कि कैसा भारत है, जहाँ इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा सेटअप नहीं है, जहाँ लोगों के पास खाने के बहुत ज्यादा यू कैन से क्राइसिस है, फूड क्राइसिस वहाँ पे अवेलेबल है बहुत बहुत ह्यूज क्वांटिटी में। लोग बहुत ज्यादा प्रताड़ित हैं जो अभी बस आजाद हुए हैं। तो उस स्थिति में
हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या चीजें होनी चाहिए। तो जो उस समय के पॉलिसी फ्रेमवर्क थे, या जो उस समय के वी कैन से who planned the policies, who implement the policies, they were very conscious while they are creating the industrial policy. तो किस तरह से कॉन्शियसनेस उनके अंदर थी? सबसे पहली चीज तो उनको डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना था, अर्थात उन्हें किसी भी तरह की बाहरी एड नहीं चाहिए, उन्हें बाहरी इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए था, बिकॉज हम बहुत ताजे ताजे आजाद हुए थे 1947 में। तो जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज थी वो बहुत ज्यादा फोकस कर रही थी डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे, और दूसरा रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स, कि जो बाहर से आयात आ रहा है उसको हम कम कर देंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा फॉल बैक था। क्यों? क्योंकि उस समय जब भारत आजाद हुआ तो हमारे रिसोर्स बहुत ज्यादा डिप्लीट हो चुके थे, ऑल थैंक्स टू दैट पर्टिकुलर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिन्होंने बहुत अच्छी लेवल पे हमारे रिसोर्सेज को डिप्लीट किया। इसके साथ साथ हमारी जो अर्थव्यवस्था थी उसको पूरी तरह से हिलाया। तो उस समय पे यदि हम ये सोचें कि हम सब कुछ खुद डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कर देंगे और बिल्कुल अपना डिपेंडेंस इंपोर्ट पे घटा देंगे, विच वाज ऑफ कोर्स अ इनसेन यू कैन से द डिसीजन, बट यस इट वाज देयर। एंड फर्दर द पब्लिक सेक्टर को एस्टैब्लिश करने में भी एक बहुत ज्यादा भूमिका हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिसीज की रही। मूविंग फॉरवर्ड, प्लान्स के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसी रही? हमें पता है 1950 में एक कमीशन बिठाया गया, 1951 से उसमें इम्प्लीमेंटेशन हुई, और 1991 से आपके दो वी कैन से 2012 तक आपके 5 ईयर प्लान्स चले, जिसकी वीडियो ऑलरेडी है आपकी यूट्यूब पे, इफ यू रियली वांट टू चेक इट। तो उनके अकॉर्डिंग, प्लान्स के अकॉर्डिंग हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे हुई वो आप देख सकते हैं। डेटा इज अवेलेबल ऑन दी स्क्रीन, बट द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू डिस्कस इज दिस एंड दिस। एक तो 91-92 का एनुअल प्लान, जिसमें हमारी ग्रोथ बहुत एकदम बहुत बुरी तरह से गिरी, और एक आपका था थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद, जो कि आपके एकदम रेट्रोडक्शन बोलते हैं, या आप इसको कह दीजिए एकदम डिप्लीशन ऑफ द ग्रोथ वाज देयर इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। Moving forward to the major 4 phases और 4 distinct phases of the industrial growth, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी, और इसके साथ साथ जब ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें भी पूछते हैं कि फेज 2 कौन से ईयर से कितने ईयर तक था, फेज 4 कितने था, तो इसको प्लीज थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। फेज 1 जो आपका है वो 1991 से 65, फेज 2 आपका 1965 से 80, जिसको हम रेट्रोग्रेशन पीरियड भी बोलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा गिरावट इस फेज में हुई। फेज 3 को रिकवरी पीरियड कहते हैं, जो कि आपका 1980 से 91 तक रहा। फेज 4 आपका 91-92 के ऑनवर्ड अब तक भी जो है चल रहा है। बहुत डिटेल में एक एक को समझेंगे, तो चलिए करते हैं शुरुआत। ओके, सो द फर्स्ट फेज वाज स्टार्टेड इन 1951 एंड एंड्स टिल द 65। इसका मतलब 1991 से लेके 51 से लेके 65 तक वो चला। और इसका जो वी कैन से ये जो फेज था, इसको हम इंडस्ट्रियल का स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब इस फेज में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज आपकी सेटअप हुई, जैसे कि आयरन एंड स्टील की, हेवी इंजीनियरिंग की, मशीनरी बिल्डिंग इंडस्ट्रीज बहुत हाई लेवल पर यहाँ पर सेटअप हुई। इसके साथ साथ आपकी जो ग्रोथ रेट है, जो यू कैन से द एनुअल ग्रोथ रेट वाज increase from 5.7% to 9%, which is a very good rate of growth. But in the second phase, things not were so good in the conditions, और इस फेज को हम डिसलरेशन या रेट्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा गिरावट हुई। पहले तो आप ये समझ लीजिए पीरियड कौन सा है, 65 से 80। अगर आप इस चीज को याद कर पा रहे हैं तो आपको पता है ये 65 से 80 कौन सा टाइम है जब हमारे देश में बहुत सारी चीजें उथल पुथल हो रही थी, in terms of political scenario, in terms of geopolitics, in terms of resources and in many other terms, जिसकी वजह से हमारी जो ग्रोथ रेट है वो जो 9% तक पहुंच गई थी वो सडनली 4.1% पे आ गई। उसके बाद नॉट ओनली दिस, हर सेक्टर में मतलब जो हमारे आप यू कैन से एनुअल जो ग्रोथ रेट थी वो भी नेगेटिव 1.6% रह गई, which was a great depletion in the industrial area. बट क्या कारण थे? क्यों इतनी ज्यादा एकदम 9 से 4 आना एक बहुत बड़ा नंबर है। वी कैन नॉट एज्यूम कि इतने बड़े लेवल पर एकदम अचानक से कुछ होना। तो क्या कारण रहे, चलिए समझते हैं। द कॉजेज ऑफ डिसलरेशन एंड स्ट्रक्चरल रेट्रोग्रेशन ड्यूरिंग द सेकंड फेज वाज, दिस इज द मेजर रीजन माय फ्रेंड्स, दिस वाज द मेजर रीजन बिहाइंड दिस, एंड द रीजन वाज वॉर।
1962 में हमें पता है किसके साथ वॉर हुआ था, चाइना के साथ, 65 में, 71 में पाकिस्तान के साथ। तो इन सब वॉर ने क्या किया, हमारी इंडस्ट्री के जो रिसोर्सेज थे वो एकदम डिप्लीट कर दिए, इकोनॉमिक कंडीशन बर्बाद कर दी, देश में इतनी ज्यादा उथल पुथल थी कि बड़ा मुश्किल हो गया था देश में बैलेंस बनाना। इसके साथ साथ इमरजेंसी वाज देयर एंड सो मेनी अदर थिंग्स वाज हैपनिंग व्हिच वाज द मेजर कॉज ऑफ डिसलरेशन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि रियल इन्वेस्टमेंट कम हो गई, आपके अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, पॉलिसी कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा रहने लगी, मतलब इंडस्ट्रियल के जो वो आपको रेड टेपिज्म कहते हैं ना कि फाइलों को ही घुमाते रहना, और बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन बना दी गई जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को हुआ, और इसके साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट हुए आपकी रिचर क्लास और लोअर क्लास में। मूविंग टू द थर्ड फेज। थर्ड फेज जो है इसको हम रिकवरी फेज कहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा कि हम एकदम स्ट्रॉन्ग बेस से चले, डिप्लीट हो गए एंड सडनली फिर हम रिकवर करना शुरू हो रहे हैं, तो दिस इज द रिकवरी फेज। और रिकवरी फेज कब से कब तक था? 81 से 91। 91 में क्या हुआ था अभी हमने पहले ही पढ़ा है। सो 1991 इज, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या है 1991 में। तो ठीक है, थर्ड फेज थोड़ा सा रिकवरी है। रिकवरी किस लिए बोला गया उसको समझते हैं कि कहाँ 4.1% पे थे, फिर हम धीरे धीरे एक्सेलरेट करके अपने आप को 7 पॉइंट पर तक लाए। 85 और 90 के बीच में हम 8.6% तक भी आ गए, और 1991 में फाइनली वी वर एट द पॉइंट ऑफ 9% ऑफ द ग्रोथ। सो वी हैव सीन दैट हाउ द इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज getting, they were getting recover slowly and gradually. What were the rationales behind the recovery? So the very first was, of course, new industrial policy was there, liberal fiscal period was there, also higher contribution of agriculture sector. जो पहले agriculture sector का contribution कम हो रहा था resources के terms में, वो अब इस समय बढ़ गया। इसके साथ साथ investment और infrastructure sector पे भी बहुत ज्यादा काम किया गया। पीरियड क्या था आपको पता है, 81 से 91। Moving to the last phase of industrial growth, which is the fourth one, and it was the industrial, you can say retrogression followed by upturn and downturn। मतलब कि इस समय हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था कुछ इस तरह से हो रही है। You can see घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। और आपको यदि ये याद है 91 से 92 का पीरियड, तो आपको पता है यहाँ पे हमारी ग्रोथ कितनी थी, 0.6%। कारण क्या थे समझेंगे, क्या क्या मेजर कारण हुए कि एकदम अपटर्न भी हो रही है, गिर भी रही है, बढ़ भी रही है, घट भी रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। और 1991 जैसा कि मैंने आपको बताया था 0.6% की हमारी ग्रोथ बची थी, तो इट वाज अ बिटर एक्सपीरियंस ऑफ नेगेटिव ग्रोथ ऑफ 0.210%, विच इज द 0.10%, जो कि 8.5 थी 1991 के 1991 के सॉरी 90 से 91 के बीच में, जो 8.5% की थी वो घटकर 0.6% रह गई, या नेगेटिव ग्रोथ उसकी हुई। उसके पीछे क्या कारण रहे समझते हैं। चलिए, सबसे पहला कारण था हमारे एक्सपोर्ट में गिरावट होना। जो हमारी एक्सपोर्ट की ग्रोथ है वो बहुत बड़े लेवल पर कम हुई। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल कैपेसिटी का जो फर्स्ट फेज ऑफ लिबरलाइजेशन था वो शुरू हो रहा था, मतलब इट वाज नॉट वेरी मच इन दी प्रैक्टिकल मैनर। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ला दी थी, हमारी जो सप्लाई है मनी सप्लाई की वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्ट हो गई थी, जिसकी वजह से लोगों के हाथ में पैसा नहीं था। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं समझती हूँ वो था इकोनॉमिस्ट का रॉन्ग प्रेडिक्शन। हमारी इकोनॉमी में उस समय पे ओवर एस्टिमेट ग्रोथ दिखा दी थी डिमांड की, विच वॉज नॉट एक्चुअली इन दी रियल मैनर। सो द रॉन्ग प्रेडिक्शन बाय द इकोनॉमिस्ट वॉज अगेन द वन ऑफ द रीजन। और सबसे जो बड़ा कारण है वो आपका एक्सपोर्ट में गिरावट होना। जब आपके एक्सपोर्ट ही नहीं होंगे तो आप किस तरह से ग्रोथ करेंगे। इसके साथ साथ आपकी मॉनेटरी पॉलिसी इतनी टाइट हो गई है कि आप किस तरह से ग्रोथ करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि गिर रहा है, बढ़ रहा है, गिर रहा है, तो फिर एक सस्टेनिंग पीरियड भी आया जो कि 1999 से 2000 के बीच में था। अब चीजें थोड़ी सी बेहतर होनी शुरू हो गई थी, और अब तक हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें बेहतर हो रही हैं। क्या और चीजें हम कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बेहतर करने में, तो उसमें आपका सबसे बड़ा आता है सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इसका मतलब अब हमें एक सस्टेनेबल पर्सपेक्टिव भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ एड्रेसिंग द इन्वायरमेंटल कंसर्न, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म वायबिलिटी, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ एम्फसाइजिंग द ग्रीन टेक्नोलॉजी, रिसोर्स एफिशिएंसी, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस which could help the Indian future industrial sector to grow in the significant manner। तो सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ की भी जो प्रैक्टिस है इन्हें करके हम थोड़ा सा बेहतर अपने आप को, अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को थोड़ा सा बेहतर बना सकते हैं। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज आल्सो वन ऑफ द की फैक्टर, जिसमें आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटलाइजेशन और आपका यू कैन से ऑटोमेशन, ये सब फैक्टर्स हैं जो टेक्नोलॉजिकल एड भी आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को हेल्प करती है। फर्दर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, वी नो कि जो भारत है एक बहुत बड़ा हब है कंज्यूमर मार्केट का भी और स्किल्ड लेबर का भी। तो इन चीजों पे
अगर हम और ज्यादा अपना काम करते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को और ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। ऑल्दो वी हैव सीन इन द लास्ट 10 years फ्रॉम 2014 दैट इंडस्ट्रियल ग्रोथ थोड़ी सी अच्छे लेवल पर होनी शुरू हुई है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छे लेवल पर बढ़ी हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन है हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। इसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं जिनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अभी भी बेशक हम बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रहे हैं, बट हमें पता है इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ी बॉटलनेक अभी भी हमारी हर सेक्टर की ग्रोथ में बना हुआ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक के ऊपर काम किया जा सकता है। साथ साथ जो आपकी रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज है उसको हम कम करें। रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज इन द फॉर्म ऑफ फाइल वर्क, इन द फॉर्म ऑफ ब्यूरोक्रेटिक रेगुलेशन, इन द फॉर्म ऑफ रेड टेपिज्म, इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया जा सकता है। स्किल शॉर्टेज इज स्टिल प्रेवलेंट इन द इंडियन इकोनॉमी, कि जहां अभी भी मतलब एक बहुत अच्छा मास तो ऑफकोर्स स्किल के ऊपर काम कर रहा है, बट स्टिल देयर आर सम एरियाज वेयर द फर्दर यू कैन से द वर्क इज नीड टू बी देयर टू इम्प्रूव आर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। सो आई बिलीव आपको इंडस्ट्रियल का जो यूनिट है वो थोड़ा सा समझ में आया होगा, क्या 4 फेजेस थे, कैसी ग्रोथ रही, क्या उसमें अप टर्न और क्या रैशनल बिहाइंड दैट। उसके अलावा इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, कैसे हम उसको बेहतर कर सकते हैं। सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके साथ साथ आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कुड ऑल्सो लीड टू, और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कुड ऑल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग द इंडस्ट्रियल सेक्टर, and some challenges are also there in front of you. So that's all from my side. Thank you so much. Any query, any doubt, please let me know in the comment section. Till then, all the very best and thank you so much.